राहुल लाल जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। बहन जी कर क्या रही हैं? बहन जी की चाल किसी को समझ में क्यों नहीं आती है? और अगर आती है तो फिर सारे आरोप निराधार साबित हो रहे हैं, जिसके तहत यह कहा जाता है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। वो इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही हैं, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती। ऐसा तो दिख नहीं रहा है। अगर आप अकबरपुर में देखें तो ब्राह्मण, कानपुर में देखें तो ठाकुर, बागपत में देखें, मेरठ में देखें, कहीं जाट, कहीं गुजर, कहीं क्षत्रिय, कहीं ब्राह्मण, कहीं पे दलित और 5 सीट पे मुसलमान। वो तो सीटों के हिसाब से अपनी रणनीति पर काम कर रही है। मायावती की इस पूरी कवायद को आप कैसे देखते हैं? पंकज जी देखिए, मायावती जी के इस पूरे कवायद को मैं इस हिसाब से तो नहीं कहूंगा कि वो कोई 2027 की रणनीति बना रही हैं या 2029 की रणनीति बना रही हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीति करने की शैली है, जो अब तक की शैली रही है, वो इस तरह के दायरे में हम लोग उनको बनते हुए नहीं देखते। तो एक तो अगर जो अब तक के तथ्य हैं, अगर उसी के आधार पर हम लोग विश्लेषण करें, तब तो ये चीजें दिख रही हैं कि हाँ, वो सोशल इंजीनियरिंग में जो जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी वाली स्थिति, वो चीजें नजर आ रही है। क्योंकि वो अगर 5 मुस्लिम को दे रही है तो बाकी अन्य समुदायों को भी टिकट, 4 ब्राह्मणों को भी टिकट है, बाकी अन्य जो समूहों को भी टिकट है, ओबीसी को भी दे रही है, दलित को भी दे रही है। तो एक तरह से हर किसी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अगर यही स्थितियां रही तो वो एक समुचित संतुलन की तरफ चल रही है। लेकिन ये पंकज जी दिखने वाला एक चीज है कि जो चीजें वो कर रही है उसको उसी आईने में देखने की बात है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है पंकज जी। और हो क्या रहा है उसके लिए थोड़ा हम लोगों को समाजवादी पार्टी के चौथी और 5वीं सूची को देखना पड़ेगा। हम लोग जो समाजवादी पार्टी की 3 सूचियां जो दिखी वो तो चलिए ठीक ठाक दिखी, लेकिन समाजवादी पार्टी के चौथे और 5वें सूची को जब देख रहे हैं पंकज जी, तो वहां पर कई अलग अलग तरह की चीजें दिख रही। उसमें कुछ नाम ही केवल गंभीर नजर आ रहे हैं हम लोगों को। अगर उसमें बाकी मैं कह दूं उसमें कुछ डमी प्रत्याशी नजर आ रहा है, अगर मैं विश्लेषण कर रहा हूं तो मुझे वो नाम गंभीर किस्म के नजर नहीं आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में। अगर आप देखिए वो नगीना से जो टिकट दे रहे हैं, अब देखिए वहां पे जो नगीना से टिकट दिया गया है वो चंद्रशेखर आजाद को टिकट नहीं दिया गया, मनोज कुमार को टिकट दिया गया है। यहां से भी अभी भी कुछ संकेत दिए जा रहे हैं पंकज जी। दूसरी चीज, बिजनौर का टिकट देख लीजिए, वो यशवीर सिंह को दे रहे हैं ये टिकट जो है। तो ये नाम भी कैसा है, वो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया हुआ है। मेरठ जैसे महत्वपूर्ण जगह से समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है। मैं नहीं मानता कि गंभीर प्रत्याशी है, और इन लोगों के नाम पे समाजवादी पार्टी आखिरी समय तक बनी हुई रहेगी। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी भी कहीं कहीं समाजवादी पार्टी मायावती जी को अपने गठबंधन के तरफ का आमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। क्योंकि जो एक बड़ी सूचना जो दक्षिण भारत से आ रही है, जहां वो भारत राष्ट्र समिति के साथ वो गठबंधन में थी, वो गठबंधन भी मायावती जी ने तोड़ दी है। और समाजवादी पार्टी ने जो चौथी और 5वीं सूची जारी की है, उसमें जिस प्रकार के उम्मीदवारों की सूची जारी की है, कुछ 1-2 नाम को छोड़ के जो नाम मैंने गिना भी दिए आपको, वो सब के सब डमी प्रत्याशी सीधे सीधे देख के ही लग रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि एक तरह से ये आमंत्रण की स्थिति है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि टीम इंडिया की तरफ से आखिरी आमंत्रण की कोशिश बहन मायावती जी के लिए, कि वो इधर उनके दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। इन जगहों पर वो गंभीर नाम हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस स्थिति में मायावती जो टिकटें जारी कर रही हैं, वहां पर एक संतुलन की स्थिति भी आपको दिख रही है पंकज जी। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के टिकटों में चौथी 5वीं सूची में जो गैर गंभीर डमी प्रत्याशी टाइप के जो लोग दिख रहे हैं, क्या वो उसको कभी कोई भी गंभीरता से मानेगा? इसके बड़े झलक मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं टीम इंडिया का प्रयास है अभी भी मायावती जी को इस छोर में लाने का। क्योंकि जैसे हम लोग विश्लेषण करते हैं, देखिए पूर्वी जो यूपी है वहां पर संकट की स्थिति नहीं है, मध्य यूपी तक भी समाजवादी पार्टी की स्थिति सही है। लेकिन पश्चिमी यूपी में गठबंधन को कहीं कहीं एक सहयोगी की बिल्कुल सख्त आवश्यकता है, यह हर कोई महसूस कर रहा है। वहां पर अगर वो गठबंधन सहयोगी नहीं होता है तो फिर क्या स्थितियां बनेंगी? उस स्थिति के लिए एक तो यह संभावना है।
मैं दूसरी संभावना एक और कहूंगा कि कई बार समझौते पर्दे के सामने भी होते हैं, कई बार समझौते ऑफ द रिकॉर्ड भी होते हैं। दो उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं पंकज जी, आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा 2020 के चुनाव को, और हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव भी देखे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस सीमेंट के 5% के वोट शेयर पे आ गया था। तब गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान भी दिया था कि दिल्ली की स्थितियां बिगड़ गई, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस 10% का वोट शेयर लाएगी तो हम लोगों के लिए स्थिति बड़ी सामान्य हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को सिकुड़ के 5% पर ले आई और समीकरण बिगड़ गए। इसी तरह से आपको यह भी याद होगा पंकज जी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने देखा होगा कि वहां पर जो कांग्रेस और लेफ्ट है उनका प्रदर्शन अत्यंत ही जो है कि उन्होंने अपने आप को कमजोर सा बना लिया, और लड़ाई सीधे जो है वो विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हुई। तो क्या फिर लास्ट के समय में कोई ऐसा उपाय होगा? तो अभी रणनीतियों के कई सारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो दरवाजे समाजवादी पार्टी के टिकटों से मुझे नजर आ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिए हैं, उस टिकट को तो हम लोग मानेंगे कि उसमें मजबूत सोशल इंजीनियरिंग की झलक दिख रही है। उनके टिकट वितरण में हम लोगों को वैसी विसंगति नजर नहीं आ रही है जो समाजवादी पार्टी में दिख रही है। इसी कारण से मैं समाजवादी पार्टी के कई टिकटों को मैं सीधे सीधे डमी प्रत्याशी बोल रहा हूं आपके चैनल पे पंकज जी। नहीं, आप बोल रहे हैं, लेकिन क्या इसको ऐसा नहीं माना जाए कि घनघोर अंधेरे में आपको प्रकाश की किरण दिखाई पड़ रही है? वो शायद किरण हो ना हो, लेकिन आपकी सोच जो है उस किरण को देखने के लिए आपकी आंखों को मजबूर कर रही है। अगर ये बात कहा जाए सैयद कासिम साहब, तो क्या यह सही होगा या गलत होगा? अगर दोनों साथ ही हैं तो फिर डमी प्रत्याशी उतारने की क्या जरूरत है? साथ उतारिए, जनता में मैसेज दीजिए और क्लियर कट मैसेज दीजिए, जिससे कंफ्यूजन भी दूर होगा। यह अलग अलग लड़ने की क्या जरूरत है? और फिर डमी कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है? कांग्रेस ने अगर उस तरह की गलती दिल्ली में की तो उसका पछतावा उसको अभी तक हो रहा होगा। कितने साल हो गए, कितने चुनाव बीत गए, कांग्रेस कहीं की नजर नहीं आती है। अजय माकन को दिल्ली छोड़ करके पता नहीं कौन से राज्य का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि दिल्ली के बड़े नेता के रूप में पहचाने जाते थे। सैयद कासिम साहब, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दीजिए कि मायावती जो रुख अख्तियार कर रही हैं, क्या इससे आपको अब अभी भी कोई उम्मीद नजर आता है कि वो अभी भी सपा और कांग्रेस गठबंधन में जा सकती हैं? मुझे तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि मायावती अकेला मदमस्त हाथी की तरह चल रही हैं। उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट रणनीति है, वो अपने आधार वोट को मजबूत करने में लग गई हैं और वो आगे का सोच करके अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही। पंकज जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। राहुल जी बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव सोच और उसके शख्स हैं, और वो इस चीज को बिल्कुल चाहते हैं कि कहीं से भी उसमें कोई कमी ना आए। और मुझे मैं और सीधा कर दूं, कहीं राहुल जी मोदी जी को हराने के लिए बहुत सारा पॉजिटिविटी देखते हैं विपक्ष में, कहीं नहीं, वो नहीं, मैं उनकी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। देखिए, एक चीज समझिए, हर चीज का एक चश्मा होता है। राहुल जी ने एक चश्मे से देखा, अब मैं बंगाल और दिल्ली को दूसरे चश्मे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपके सवाल पे आता हूँ। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का वोट जो ममता का धुर विरोधी है, वो बीजेपी के साथ चला गया और बीजेपी वहां मजबूत हो गई। ये उसके दूसरे चश्मे का दूसरा रूप। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जो धुर विरोधी है, जब उसने कांग्रेस को लड़ता हुआ नहीं देखा तो वो चला गया, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, वो अपने घर पे पड़ गया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी का जो धुर विरोधी वोटर था, मायावती को लड़ता हुआ न देख के भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी आ रहे हैं अखिलेश वाला, जो अनुपम भाई का नारा है कि नारा नहीं धमकी है, तो वो काम कर गया। और नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी फिर एक बार चुनाव लगातार हार गई। तो चश्मे की बात होती है। राहुल जी का चश्मा जो लगा है उसमें वो दिखाई दे रहा था, मुझे मेरे चश्मे में ये दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बात सही है, बात डमी कैंडिडेट की नहीं। असली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अखिलेश यादव करें, यादव वहां है नहीं,
जाट जा चुका है, गुर्जर और त्यागी, प्रजापति, कश्यप, क्षत्रिय, वहां का ठाकुर, मतलब जिसे राणा कहते हैं, ये बिरादरियां भारतीय जनता पार्टी में है। अब अखिलेश यादव किसे टिकट दें? तो चलो भाई एससी को दे देते हैं, वो सिर्फ सर्टिफिकेट में शेड्यूल कास्ट लिखा होना चाहिए, वो चाहे बुलंदशहर से लाना पड़े, चाहे अलीगढ़ से लाना पड़े, और चाहे उसने रिजर्वेशन में प्रमोशन बिल ही क्यों ना फाड़ा हो, गिनती पूरी हो जाएगी। साहब ऐसा है, चाहे वो मंदिरों पे बुलडोजर चलाने वाली बात करने वाला हो, चाहे मुसलमानों को ये कहने वाला हो कि मुसलमान जो है हमारे साथ नहीं आए और मुसलमानों पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है, मैं तो ईवीएम की लड़ाई अकेले लड़ रहा हूँ। कैंडिडेट कैसा भी हो, दलित है तो उनका पी का डी जो है पीडीए का, वो डी पे वो अपना हो जाएगा। साहब हमने तो 6 सर्टिफिकेट वाले दिए, उसमें एक पासी था, एक कोरी था, एक धोबी था, इसकी कोई चर्चा ना हो। मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है इसमें अनुपम भाई का एक आपके चैनल पे किया हुआ डिबेट बहुत वायरल हो रहा है। मेरे पास तो दसियों लोगों ने वो काट काट के भेज दिया है, टीवी 9 भारत पर दसियों लोगों ने एक व्हाट्सएप। अनुपम भाई ने कहा था कि ये बी टीम सी टीम वाली बात जो है उसमें मायावती तो बहुत आगे निकल गई। अब तो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स को मोदी को खुला छोड़ देना चाहिए मायावती के खिलाफ, क्योंकि मायावती के कैंडिडेट देखने के बाद लगता है कि वो तो मोदी के वोट काटने वाले कैंडिडेट है, अखिलेश के वोट जो कैंडिडेट है उनको देख के लगता है कि वो बहुजन समाज पार्टी के वोट काटने वाले कैंडिडेट। तो बी टीम कौन है ये कहना जरा मुश्किल हो गया। देखिए जिस पैनल में जो नवलकांत भाई हो, अनुपम भाई हो, राहुल भाई हो, उसमें ज्यादा कहना छोटे मुंह बड़ी बात जैसी बात होगी। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जो बात मैंने आज से 3 साल 2.5 साल पहले कही थी, फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव 2024 के प्लेयर नहीं है। 2027 के लिए जो काम वो कर रहे हैं वो उसमें फेल हो रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने एक पत्र जारी किया, पंकज जी, राहुल गांधी को बताया कि जो आपने किया है सब बिरले करते हैं, और इस देश में दलितों, शोषितों, कमजोरों, मजदूरों और क्या कहते हैं महिलाओं और छात्रों, मतलब कोई समाज छोड़ा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित ना बताया अखिलेश यादव ने। अगर किसी का नाम नहीं लिया है तो उसमें मुसलमान है, पूरा पत्र पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा, एक एक शब्द पढ़ लीजिएगा, उसमें मुस्लिम या अल्पसंख्यक अखिलेश वाला वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई प्रताड़ित नहीं है तो वो अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान नहीं है। अखिलेश की कल की चिट्ठी से ये साबित होता है। तो मैं अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी, उनकी रणनीति पे इसलिए बात नहीं करूंगा, मैं उन्हें रणनीतिकार मानता नहीं हूं। अनुपम भाई की बात पे स्वाद बनाता हूँ। मोस्ट कंफ्यूज लीडर अगर कोई है इस देश में इस वक्त तो अखिलेश यादव है। और मायावती के बारे में मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल लीडर मैंने जो कहा है उस पर अभी भी कायम हूं। लेकिन मायावती ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं अब तक मायावती कुर्मी, सुल्तानपुर है, ब्राह्मण फैजाबाद है, धौरारा में ब्राह्मण है, उन्नाव में ब्राह्मण है, कानपुर में ठाकुर है, 3 कम से कम पाल हैं, एक धनगर है, प्रजापति है, कश्यप है, उसके बाद साहब जाट है, गुर्जर है, कोई बिरादरी छोड़ी नहीं। और ये वो बिरादरियां जो 100 वोट काटें या 50 काटें या 5000 काटें, वोट भारतीय जनता पार्टी का काटेंगी। अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके पास यादव का न होना और सिर्फ मुसलमान के दम पे लड़ाई लड़ने का उनका जो सपना है, उसमें मुसलमानों का आप जिक्र न करें, मुसलमान की जो नमाज की जगह पे आप बताएं कि प्रार्थनाओं पे प्रहार अच्छा नहीं है, तो मुसलमान इन सब चीजों को बहुत माइन्यूटली वॉच कर रहा है। क्योंकि मैं भी अगर ये बात कह रहा हूँ पंकज जी, तो कभी कभी मैं भी कुछ ना कुछ मुसलमान की नजर से भी देख लेता हूँ पंकज जी। चलिए आप देख लेते हैं। नवलकांत सिन्हा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनुपम भाई आपसे कमेंट्स तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन मैं नवलकांत जी के पास जाना चाहूंगा। आप मायावती के पूरे एक्टिविटी को कैसे देख रही हैं? क्या अब ये कहना उचित होगा? क्योंकि अगर कानपुर में वो ठाकुर उतारती हैं तो अकबरपुर में वो ब्राह्मण उतारती हैं। कहां उनको जाट उतारना है, कहां गुर्जर उतारना है, कहां मुस्लिम उतारना है, कहां दलित उतारना, और कैसे वोटों को साधना है, ये पूरा सोच समझ करके उतार रही। इससे किसको दिक्कत होगी? क्या बीजेपी और सपा दोनों को दिक्कत होगी, या मायावती किसी की परवाह नहीं कर रही है, वो अपने आधार वोट को मजबूत कर रही है?
और उन पे लगाया हुआ वो तमाम आरोप कि वो बीजेपी की बी टीम है, अगर इंडिया अलायंस में नहीं आती हैं, या अभी भी राहुल लाल जी को उम्मीद है कि इंडिया अलायंस में लाने की पूरी कवायद चल रही है, एक अंतिम होप बचा हुआ है, ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो अभी 14 सीटें घोषित हुई हैं, अभी दरिया में उसकी भी और रवानी होनी है। 80 सीटें हैं, लेकिन अगर इन 14 ही का आकलन किया जाए, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर मुस्लिम और ब्राह्मण यानी कि 5 और 4 जोड़ लीजिए तो 14 में 9 सीटें, यानी कि 2/3 से ज्यादा तो उन्होंने मुस्लिम और ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिए हैं। और मायावती की एक लंबे समय से जो सोशल जीती रही है, उसमें दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम कैंडिडेट का बड़ा गुणा गणित रहा है। और कासिम साहब अक्सर मुसलमानों का जिक्र करते हैं बीएसपी के लिहाज से, तो बताते हैं कि वो कैसे वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं कासिम भाई की बात नहीं करूंगा, मैं आपकी बात नहीं करूंगा। मैं तो मायावती को पूर्णतः देख रहा हूं, और अनप्रिडिक्टेबल लेडी को, अनप्रिडिक्टेबल तो आप बीजेपी को भी कह सकते हैं कि हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से टिकट मिलता नहीं, पता नहीं किसको मुख्यमंत्री बनाने, पता नहीं किसको सांसद का टिकट देते हैं, और पता नहीं किसको विधायक बना दे, तो बीजेपी भी ऐसा करती है। लेकिन मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मायावती की बात कर रहा हूं। मायावती 2014 में चुनाव लड़ी तो 0 सीट आई उनकी, अकेले कुछ भी नहीं मिला, उनके पास कुछ नहीं था। उसके बाद अगला जो चुनाव हुआ लोकसभा का, जिसको हम पिछला कहेंगे, उस पिछले चुनाव में वो सपा से गठबंधन करती हैं और सीधे सीधे 0 से 10 पे पहुंच जाती है, जहां मतलब इकाई भी नहीं थी, वहां पे दहाई पे वो पहुंच जाती है। और जिस समाजवादी पार्टी से गठबंधन करती है उसको कोई भी फायदा नहीं होता है, लेकिन मायावती 10 सीटें पाती हैं। उसके बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसमें योगी 2 की गवर्नमेंट बनी। उस चुनाव में देखिए ना कि मायावती जैसे जो पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी हो, वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक उनका विधायक जीत के आता है, और जिसको ये माना जाता है कि वो अपने खुद समर्थ से जीतता है। उसको अगर हटा दीजिए, उसके समर्थ को जोड़ लिया जाए तो समझ लीजिए कि इसमें भी आंकड़ा 0 था।